नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि यह समाज स्त्रियों को, महिलाओं को या लड़कियों को दासी क्यों बनाता है, देवी क्यों बनाता है, दोस्त क्यों नहीं बनाता। जिसने संरक्षण दिया, आज हम उसके संरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं। आखिर चूक कहां हो गई, इस बात को समझने के लिए एक सफर की शुरुआत करते हैं। सफर जो इस प्रकृति के, इस सृष्टि की शुरुआत का सफर है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो आदिम युग में पुरुष और महिला स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहे होंगे और उस दौर में पुरुष तो शिकार खेलने में मस्त रहता था, लेकिन महिलाओं को एक जगह रुकने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ऐसी है। उनको अपनी संतान के पालन पोषण के लिए पुरुष इन सब बातों से बेपरवाह होता था, लेकिन वो, आप जानते हैं कि महिलाएं ज़्यादा लविंग और केयरिंग होती। तो जब वो रुक गई एक जगह पर, घर बनाया, घर बसाया, खेती बाड़ी की शुरुआत की, तो पुरुष भी धीरे धीरे उनके साथ रहने लगा। पुरुष भी उन पर निर्भर हो गया, उनका साथ देने लगा और इस तरह से गृहस्थी की शुरुआत हुई, इस तरह से समाज की शुरुआत हुई। इस बात के संकेत ऐतिहासिक साक्ष्यों से भी मिलते हैं। लेकिन जब वैदिक काल आता है तो हम देखते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी। अगर आपको इतिहास का ज्ञान होगा तो वहां देखेंगे लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा जैसी तमाम विदुषी महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शास्त्रार्थ करती थी। शास्त्रार्थ का मतलब है डिस्कशन, और पुरुषों के साथ बराबर में बैठकर शास्त्रार्थ करने का तात्पर्य यह है कि उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति बराबरी की थी। उनको बराबरी का दर्जा प्राप्त था, उनका शोषण नहीं था, उनका वो अधिकार मिला था जिसकी वो हकदार हैं। जब महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबर बैठने का हक है वैदिक काल में, उसी वैदिक काल की ऋचा में लिखा हुआ है कि रमन्ते तत्र देवता यत्र नारी पूजन्ते। अब यहां पर देखिए, जब नारी का उचित सम्मान है, नारी को सम्मान मिल रहा है, तो समाज हमारा उत्थान पर है, पतन पर नहीं। फिर आता है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल से धीरे धीरे पतन शुरू होता है। आकर के शक, कुषाण, यवन, हूण, मुस्लिम, मुगल, तुर्क जो भी आते हैं, इस युग तक आते आते महिला जैसे वस्तु बन जाती है, उसका व्यक्तित्व मर जाता है। जो महिला वैदिक काल में पुरुषों के साथ बैठकर शास्त्रार्थ कर रही है, उसका अपना एक व्यक्तित्व है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उसकी अपनी एक पहचान है। वह महिला उत्तर वैदिक काल से लगातार घटते हुए शुंग, कुषाण, शक, यवन, हूण, मुगल जो भी बीच का मध्यकाल का दौर है, वहां बाकायदा महिलाओं के लिए युद्ध होता है। जैसे महिला कोई व्यक्ति नहीं हो, वस्तु हो, उसका व्यक्तित्व वहां मार दिया जाता है, उसको वस्तुत्व का दर्जा दे दिया जाता है। मतलब उसकी पर्सनालिटी नहीं रह जाती, व्यक्ति नहीं रह जाती, वो वस्तु रह जाती है। पर युद्ध किसके लिए हम करते हैं? वस्तु के लिए, जमीन के लिए, संपदा के लिए। तो संपदा हो जाती है और समाज भी उसको छुपा के रखता है, अपनी संपदा समझ करके सात पर्दे में रखता है। तो यहां पर क्या हुआ कि सृजन का मध्यकाल का दौर क्या है, उसमें विध्वंस ज्यादा है, सृजन कम है, ज्यादा मारकाट है। तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आप देखने को पाएंगे। जब सृजन बढ़ेगा तो उसकी स्थिति में उत्तरोत्तर आप वृद्धि पाएंगे। जब भौतिकता की दौड़ है तब भी गिरावट मिलेगी, और महिलाओं की स्थिति में गिरावट, कुल मिलाकर के सामाजिक स्थिति में भी गिरावट मिलेगी। एक बात यह समझ में नहीं आती कि जिस समाज में हम महिलाओं को इतना बड़ा स्थान देते हैं, इतना बड़ा दर्जा देते हैं, लेडीज फर्स्ट, यहां तक कि भगवान के नाम के पहले भी देवी का नाम रहता है। जैसे राम के नाम के पहले सीता अर्थात सीताराम, कृष्ण के नाम के पहले राधा अर्थात राधा कृष्ण। उस समाज में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी क्यों नहीं है, खराब क्यों है? जहां हम ये कहते हैं कि
फीमेल ऑफ एवरी स्पीसीज इज स्ट्रांगर देन मेल। घायल शेरनी, घायल नागिन ज़्यादा ताकतवर होती है। हम ये भी देखते हैं कि भगवान राम तक को रावण के वध के लिए जब शक्ति की जरूरत पड़ी तो उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की। हमें भी जब विद्या की आवश्यकता होती है तो माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। हमें भी जब धन की आवश्यकता होती है तो लक्ष्मी की आराधना करते हैं। और कहा यह भी जाता है कि जिसके पास बुद्धि हो वो भी पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है, जिसके पास बल हो वो पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है, जिसके पास धन हो वो पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। इनमें से कोई भी एक हो तो संसार में उसका परचम लहराएगा। लेकिन जिस नारी के पास ये तीनों शक्तियां हैं उसका परचम क्यों नहीं लहरा रहा है? उसका समाज में वो स्थान क्यों नहीं है जो होना चाहिए? आए दिन महिलाओं को भून दिया जाता है, जला दिया जाता है, चाहे वो दिल्ली का तंदूर कांड हो, चाहे हाथरस का कांड हो। हम कहते जरूर हैं कि रमन्ते तत्र देवता यत्र नारी पूज्यन्ते, पर ऐसा करते नहीं। इसे हम जानते हैं, मानते नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं, जानने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है मानने से। हम जानने को बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उसका हमारे जीवन पर फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जीवन पर किसी चीज का फर्क पड़ता है तो जो हम मानते हैं। तो इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी हम महिलाओं को वो मुकाम क्यों नहीं दिला पा रहे हैं जो उनका होना चाहिए। चलिए इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने देखा है यह समाज में जब कोई कमजोर होता है तो उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं और मजबूत होता है तो उससे नतमस्तक हो जाते हैं। तुलसीदास भी रामचरितमानस में सबसे पहले खल वंदना करते हैं। अब कहने का आशय यह है, या तो हम झुक जाते हैं या झुका देते हैं, या तो बाप बनने की कोशिश करते हैं या बाप बाप करते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन अपने बराबर में किसी को नहीं चलने देना पसंद करते। या तो उसके फॉलोअर बन जाते हैं या उसको अपना फॉलोअर बना लेते हैं। इसलिए या तो हमने नारियों को, या तो हमने स्त्रियों को दासी बना के रखा या देवी बना दिया, दोस्त कभी नहीं बनाया। या तो यहां रखा या यहां रखा, कंधे के बराबर अपने बराबरी पर चलने का मौका कभी नहीं दिया जिसकी वह हकदार। ऐसा क्यों होता है मालूम है? थोड़ा बालमन की गहराइयों में जाइए। छोटा बच्चा होता है, वो ज्यादा झगड़ा अपनी उम्र के बच्चों से करता है, बड़ों से नहीं करता है, छोटों से नहीं करता है। बड़ों और छोटों को प्यार करता है। हम भी अगर गाड़ी से जा रहे हो तो उसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं जो हमारे ठीक आगे हो। जो बहुत पीछे है उसके बारे में भी नहीं सोचते, बहुत आगे है उसके बारे में भी नहीं सोचते। थोड़ा हम स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं, थोड़ा हम स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता है, समाज के ताने बाने और जटिल होते हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कंधे से कंधा मिला के नहीं चलेंगे तो जीवन सफर में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो दौर गया जब हम दास रखते थे, अब दोस्त रखना पड़ेगा। दास प्रथा तो कब की खत्म हो गई, लेकिन किसी को अपने अधीन रखना, उस पर सामाजिक मर्यादा के नाम पर, आदर्शों के नाम पर नियम कानून थोपना भी एक तरह की दास प्रथा ही है। और हम यही काम महिलाओं के साथ करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए और ऐसा होता क्यों है? तो एक बात और बताऊं कि हमारे मान सम्मान को कोई हमारी मर्जी के बगैर ठेस नहीं पहुंचा सकता। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए महिलाओं को भी कुछ जिम्मेदार मानता हूं, पूरी तरह तो नहीं, थोड़ा मोड़ा। जिसे माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मारो भले मत लेकिन बेलन जरूर उठा लो, तो वही बात, काटो भले मत फुफकार जरूर दो। कुदरत ने नारी को बहुत सहन शक्ति दी, जैसे धरती को।
धरती पर कितना भी कूड़ा कचरा कुछ भी करते हैं, धरती कभी मना नहीं करती। सब चीज की जननी है, हर चीज वहीं से उत्पन्न होता है। ठीक वही बात महिला के साथ भी। लेकिन जिस तरह से हम धरती के साथ अत्याचार कर रहे हैं, खामियाजा भुगत रहे हैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न बीमारियों के रूप में, तरह तरह के प्रदूषण के रूप में, ठीक वैसा ही अत्याचार हम महिलाओं पर कर रहे हैं तो उसका भी खामियाजा भुगत रहे हैं। जो समाज में तरह तरह की विकृतियां उत्पन्न हो रही, तरह तरह के भ्रष्टाचार, नए नए तरीके के भ्रष्टाचार आ रहे हैं। हत्या, बलात्कार, यौन दुराचार तो सामान्य सी बात हो गई, और तरह तरह के भ्रष्टाचार जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक विकृति पैदा कर रहे हैं। कहां पर? जहां से हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी, जहां से हमारे देश का वंश आगे बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये सब बातें आप क्यों कह रहे हैं, आपको क्या आवश्यकता है? तो हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से एक साइकिल होती है, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, आगे वाले पहिए को लगता है कि हम ही सब कुछ है, हम ही चल रही, जबकि साइकिल का पूरा जोर पीछे वाले पहिए पर होता है, पूरा आधार वही है। आगे वाले पहिए को पुरुष मान लीजिए, पीछे वाले पहिए को महिला। तो अगर पीछे वाला पहिया कमजोर रहेगा तो क्या आगे वाला पहिया आगे बढ़ पाएगा? हवा कम रहेगी तब भी स्पीड कम हो जाएगी, पहिया टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तब भी स्पीड कम हो जाएगी। तो समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए साइकिल के दोनों पहियों का फिट रहना जरूरी है। जिस प्रकार से साइकिल को अच्छे से चलाने के लिए दोनों पहिए फिट रहे, हवा एकदम टनाटन रहे, टायर वगैरह सब ठीक ठाक रहे, तो साइकिल बढ़िया भागेगी। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं की स्थिति अगर हमारे समाज में बेहतर होगी तो हमारे समाज की साइकिल, समाज अपनी सही गति में चलेगा, सही रिदम में चलेगा। लेकिन हमने तो उनको दास बना दिया है, गुलाम बना दिया है, हवा निकाल दी है और जोर मारे जा रहे हैं, तो एक खट 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 की आवाज़ आ रही है। इसीलिए दुनिया की दौड़ में हम और देशों से पीछे हो गए। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जिन देशों में समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है वो देश तरक्की किए हैं, जहां समाज में स्थिति कमज़ोर है, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वो देश पिछड़ गए। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी वेदों का उदाहरण दिए थे। जब हमारे वेदों में आदर्श था कि रमन्ते तत्र देवता यत्र नारी पूज्यन्ते, तब हमारा समाज बहुत आगे था। जब महिलाओं को बराबरी का हक प्राप्त था, पुरुषों के साथ बैठ के शास्त्रार्थ करती थी, तब हमारा समाज आगे था। लेकिन जब वो वस्तु बन गई, उनके व्यक्तित्व को मार दिया गया, उनको वस्तुत्व की तरफ ढकेल दिया गया, तब से हमारा समाज लगातार नीचे जा रहा है, रसातल में जा रहा है। हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर है, क्योंकि अब सृजनात्मकता थोड़ा बढ़ रही है और महिलाएं स्वभाव से सृजनात्मक होती हैं, क्रिएटिव होती हैं, तो अब थोड़ा महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। इससे उम्मीद है। उम्मीद अभी बाकी है, कार्य अभी बाकी है। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए महिलाओं की स्थिति का होना बहुत जरूरी है, महिलाओं की स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। उनको एक व्यक्तित्व मिलना चाहिए, वस्तु की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी ये बात उन तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।